आसपास अपने इर्द गिर्द आप लोग अवलोकन जरूर करते होंगे कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उन वस्तुओं में, उनके रूप में, उनके प्रारूप में, उनके स्वाद में, उसके गंध में, उसके तापमान में, उसकी अवस्था में परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसे इग्नोर कर जाते हैं और उसे हम ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान को और ज़्यादा जब हम भीतर जाते हैं, ठीक है ना, विज्ञान हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाए वो विज्ञान है। तो हम लोग विज्ञान के पहला विषय में हम लोग जा रहे हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि दैनिक जीवन में जब आप लोग अवलोकन करते हैं, जब आप ये देखते हैं, आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लेते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि जैसे कुछ घटनाएं हैं, जैसे गर्मी के दिनों में आप दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा, ठीक है ना, उसमें खट्टापन आ जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा है जैसे लोहे के धातु को, लोहे की वस्तु को या धातु से बनी ऐसी चीज़ जिसको नमी युक्त जगह पर आप रख देते हैं, यानी पानी से संपर्क में, जैसे आर्द्र वायुमंडल में भी आप रख सकते हैं। अगर रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में ही आपको दिखाई देने लगेगा, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है ना। लोहा होगा तो उसमें जंग लगेगा, ठीक है। तांबा होगा तो उसमें तुतिया, जो नीला रंग आ जाएगा, तांबा पीतल में ये तुतिया बन जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप दैनिक जीवन में अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन कहने का मतलब ये हुआ कि जितने खट्टे चीज़ हैं उनको अगर आप एक किसी पात्र में, किसी बर्तन में रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें बुलबुला पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वो किण्वन की प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ अंगूर का किण्वन, ठीक है। उसके बाद है भोजन का पकना। भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। हम जो सांस लेते हैं वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आप दो चीज़ों का अवलोकन करेंगे। पहला कि आरंभिक जो है, आरंभिक वस्तु का अवस्था, ठीक है ना, आरंभिक अवस्था क्या है, ठीक है। और जो उसके साथ हो रही है, उसके साथ जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के बाद उसका रूप जो क्या है, और उसका आरंभिक अवस्था और बाद की अवस्था में आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है ना। तब हम इसको कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ 4 लक्षण हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम 4 मूल लक्षणों को हम जानेंगे। तो पहला लक्षण है जैसे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। आरंभिक अवस्था कुछ होगा, उसके बाद उसका कुछ हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। ये हम एक एक कर उदाहरण करके हम सीखेंगे। उसके बाद है रंग में परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जो दूसरा लक्षण है वह रंग में परिवर्तन, ऐसा हो सकता है। गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे कि पहला जो क्रियाकलाप है वो, ठीक है, इससे हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझने में सहूलियत होगी। जैसे एक स्पिरिट लैंप लेंगे, यानी कि जलाने के लिए स्पिरिट लैंप लेंगे, और मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम एक धातु है, उसका फीता का मतलब ये हुआ कि उसको पीट के फीता का रूप ले लेंगे और उसको पकड़ने में सुविधा होगा, और उसको अच्छी तरह से रगड़ लेंगे, घस लेंगे, और आग के सामने या स्पिरिट लैंप के सामने जब ले जाते हैं तो ये वॉच ग्लास है, ठीक है ना, वॉच ग्लास माने कांच का जो एक पात्र है, मान लीजिए चलिए, जब हम Mg यानी कि मैग्नीशियम का फीता को जलाते हैं, जलाने का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, O2 से प्रतिक्रिया। तो मैग्नीशियम का फीता और O2 की क्रिया से ये जलता है, और जलने के बाद सफेद रंग का चूर्ण, ठीक है ना, इस पात्र में गिरता है, या पात्र में हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये सफेद चूर्ण क्या है,
सफेद चूर्ण जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से, ठीक है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जोड़ O2, यानी कि दहन की क्रिया हुई तो O2, हमेशा याद रखिए। उसके बाद हम तीर का निशान देते हैं, क्यों देते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा MgO, लेकिन MgO ये संतुलित नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तीर का निशान अभिक्रिया के बाद तीर जिस तरफ ट्रेंड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना। तीर का निशान जिधर दिशा होगा, तीर का जिधर दिशा होगा वो उत्पाद होगा, इसको बोलेंगे हम उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये होगा अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं इसको। अभिकारक एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो इसके दो एलिमेंट था, ठीक है ना, दो पदार्थ था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, लेकिन अब ये मिलके एक पदार्थ बन गया, यानी कि इसके अवस्था में परिवर्तन आ गया। इसके बाद ये जब जलता है ना तो इसमें इसके बाद ये सफ़ेद जो है चूर्ण बनता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसके रंग में भी परिवर्तन आता है, गैस भी उत्पन्न होगा, तापमान में भी परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है जब किसी को जलाएंगे तो तापमान में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का फीता और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, MgO का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी अभिक्रिया को देखेंगे। इसको अगर समझ लेंगे तो हमें बहुत काफी सुलझ होगी, ठीक है। दूसरा है एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना, ये 1.2 जो है, दूसरा एक हम लोग फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। ये कांच की नली भी जोड़ देते हैं उसमें, है ना, कांच की नली को जोड़ देते हैं, ये फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसके अंदर में जो है जस्ता का टुकड़ा, दानेदार जस्ता यानी जिंक, Zn रहता है, डाल देते हैं। और इसमें सांद्र सल्फ्यूरिकम H2SO4 या सांद्र का मतलब होता है मोटाई, जिसमें गाढ़ा हो, और तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है ना। HCl ले सकते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, और गंधकाम्ल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका सूत्र है ये। जब हम इसको लेते हैं तो क्या होता है, एक कॉर्क हम रखेंगे ही, कॉर्क नहीं देंगे तो पूरा जो गैस उत्सर्जन होगा वो निकल जाएगा। ये कांच है, ठीक है, कांच है, ये कॉर्क है जो इसमें लगाया जाता है ठिप्पी के रूप में। तो देखिए ये H2SO4 प्लस जिंक, इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस उत्पन्न होता है। H2 हमेशा ऊपर की ओर, तो तीर का निशान ऊपर की ओर देते हैं, H2S गैस बनता है, ठीक है ना। और जब हम इस फ्लक्स को छूते हैं
तो हल्का गर्म हो जाता है। यानी इसके अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आदि होते हैं। इससे भी हम ये माने साबित कर सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को इसमें जैसे Zn प्लस H2SO4 ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है अभिकारक कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना वो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक है ना। ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए अब आता है कि ये रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। जस्ता यानी जिंक, ये जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या बना? जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस। तो देखो अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलने पर या उसके अवस्था में परिवर्तन होने पर, उससे गैस निकलने पर, उसके रंग में परिवर्तन होने पर या उसके तापमान में परिवर्तन होने पर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम पदार्थों को संक्षिप्त रूप, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, वो हम लिखते हैं। जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया जाता है, जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग जैसे जिंक प्लस, जो भाग लेते हैं उनके बीच प्लस का निशान लगाया जाता है, जिंक, और इधर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है और रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद के बीच की जगह को तीर के निशान से लगाया जाता है, और तीर की दिशा जिधर होती है उधर प्रोडक्ट होता है। यानी कि मान लो कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस बनता है। तो अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पूर्व दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, उनके बीच हम प्लस का निशान लगाते हैं, और अभिक्रिया के पहले और बाद के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान उसकी दिशा जिधर होती है उसके बाद ये उत्पाद होता है, यानी प्रोडक्ट होता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त होता है। इसको हम लोग जैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, दो उत्पाद हमें प्राप्त हुए, तो उनके बीच भी हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम शब्द से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो इससे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब इसको हम लोग रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं, इसी शब्द समीकरण को, जो अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनको जब हम रासायनिक अभिक्रिया से दर्शाते हैं, रासायनिक सूत्र से, तो हमें सूत्र भी याद कर लेना चाहिए। जैसे जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, ठीक है, तीर का निशान है तो तीर का निशान, जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है, और हाइड्रोजन का H2 जो ऊपर की ओर जाएगा। गैस हमेशा
ऊपर की ओर, इसलिए ऊपर की ओर तीर का निशान लगाते हैं जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तब। तो इसको जब हम रासायनिक सूत्र से दर्शाएंगे तो ये होगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण में दिक्कत यह है कि रासायनिक समीकरण में दिक्कत यह है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उनके परमाणुओं में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान जो है समान होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप 9th में जब पढ़ रहे थे तब उसमें परमाणु द्रव्यमान का सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान संख्या का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि इस ब्रह्मांड में न तो इस ब्रह्मांड में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कि आपने 9वीं कक्षा में यह पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारकों में जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, जो पदार्थों का द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहेगा। ये परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम लोग ये देखते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व जितना था, जैसे जिंक 1 है, यहाँ 1 है, सही है, H2 2 है, H2 2 है, SO4 4, ठीक है, O4 है, O4 है, S1 है, ठीक। ये रासायनिक संतुलन है, ठीक है ना, ये संतुलित है। लेकिन इसके पहले जो एक ये पढ़ा कि Mg+O2, ठीक है ना, Mg का पिता को जब ऑक्सीजन में जलाया गया, यानी कि जब दहन किया गया तो MgO प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक समीकरण तो है लेकिन ये संतुलित नहीं है, ठीक है ना। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होते हैं उसको कंकाली समीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको संतुलित करने के लिए 2 आगे लगा देते हैं, यहाँ भी 2 आगे लगा देते हैं, तो 2 Mg 2 और O2 है, यहाँ भी 2 है। इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेक बोर्ड के लिए, और ये बार बार पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये इसलिए आवश्यक है, रासायनिक समीकरण तो हम उसको बोलते हैं, और ये क्यों आवश्यक है ये बताना जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण उसको बोला जाता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोला जाता है, और अभिक्रिया हो जाने के बाद जो कुछ भी प्रोडक्ट बनता है या उत्पाद बनता है, जो भी हमें दिखाई देता है बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो एक तरफ अभिकारक, दूसरे तरफ उत्पाद, उनके बीच का हम बीच में जो है तीर का निशान देते हैं, ठीक है ना। और उत्पादों और अभिकारकों के बीच यदि अभिकारक 1 से अधिक है और उत्पाद भी 1 से अधिक है तो उनके बीच हम प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग 9 क्लास में जरूर पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, ठीक है ना। इस तरह से आगे चल के 20 से 21 तक आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना, वो आपको काम देगा यहाँ पर। तो इससे पहले आपको रासायनिक संकेत याद रखना जरूरी है। तो संक्षिप्त रूप, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक अभिक्रिया के बाद वही उत्पाद बन जाता है। तो उत्पाद उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं, अभिकारक यदि अधिक हो तो भी प्लस का निशान लगाते हैं, लेकिन दोनों उत्पाद और अभिकारकों के बीच हम लोग लगाते हैं तीर का निशान, ठीक है। तो ये तीर का निशान हो गया। तो जब हम लोग रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब प्रयोग करते हैं, रासायनिक संकेतों का प्रयोग करते हैं उसको दर्शाने के लिए, तब हम लोग उसे बोल सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या, रासायनिक सूत्रों से जब हम लोग दर्शाते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया होती है, क्या बना, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना,
अभिक्रिया जब होती है तो उसको हम लोग तीर का निशान देते हैं, ठीक है ना। अब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है, ये बनती है। ये हुआ शब्द समीकरण, इसको बोलते हैं हम लोग शब्द समीकरण। इसी को जब रासायनिक समीकरण जब होगा तो रासायनिक समीकरण जब रासायनिक संकेतों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि रासायनिक संकेतों का प्रयोग करते हुए रासायनिक संकेतों का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये जिंक की जगह Zn होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और ये तीर का निशान जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4, है ना, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा H2। इसको हमेशा ऊपर की ओर तीर का निशान देते हैं, क्यों, क्योंकि गैस जो है ऊपर की ओर जाता है, ये रसायन में ऐसा माना गया। तो ये हो गया। लेकिन ये अब ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, कक्षा 9 में परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम वो कहता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद किसी भी तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होने के पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, माने अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना उसका द्रव्यमान समान होना चाहिए। अतः रासायनिक गुणधर्म को बचाए रखने के लिए या परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत हम उसको समीकरण को संतुलित जरूर करेंगे, तभी वो रासायनिक समीकरण पकड़ाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद या प्रोडक्ट का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि बराबर रहता है। संरक्षित यानी बराबर होगा, ये नियम है। अतः इस नियम का अनुपालन करने के लिए हम इस नियम का अनुपालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार पूछा जाता है। 10वीं क्लास के सभी बच्चों और शिक्षकों को से अनुरोध है कि इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे और बच्चों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसमें समझना कुछ नहीं है कि परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले अभिकारकों का द्रव्यमान
या परमाणु संख्या का द्रव्यमान, और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बने उसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, समान होना चाहिए। ये रूल है। तो रूल को फॉलो करते हुए हम लोग रासायनिक यानी कि केमिकल इक्वेशन को इक्विवेलेंट बनाते हैं, ओके, यानी संतुलित करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। सभी 10वीं की कक्षा के बच्चों को इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। रासायनिक समीकरण अगर पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपको कुछ नहीं, इतना लिख दीजिएगा तो फिर भी आपको नंबर मिलेगा। इसलिए वीडियो को देखिए, बच्चों को, अपने साथियों को, बच्चों को बांटिए। ठीक है, धन्यवाद।